अगर मैं आपसे बोलूं कि इंडिया की एक कंपनी हर ऑर्डर पे पैसा गवा रही है, फिर भी उसकी वैल्यूएशन 60,000 करोड़ से भी ज्यादा हो जाती है। इन्वेस्टर्स उसमें बार बार पैसा डालते रहते हैं और अब वही कंपनी आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। तो शायद आप बोलोगे कि पॉसिबल ही कैसे है, क्योंकि नॉर्मली बिजनेस का रूल सिंपल होता है, प्रॉफिट कमाओ, बिजनेस बड़ा करो। लेकिन जेप्टो की स्टोरी बिल्कुल उल्टा चलती है। जितना बिजनेस बड़ा होता गया, उतना ही लॉस भी बढ़ता गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स डिवाइडेड हैं। एक साइड कहती है ये इंडिया का नेक्स्ट अमेज़न बन सकता है, दूसरी साइड बोलती है कि अगला बायजूस भी बन सकता है। तो सच क्या है? क्या ज़ेप्टो सिर्फ इन्वेस्टर्स के पैसे जला रहा है, या फिर वो कुछ ऐसा बिल्ड कर रहा है जो बाकी लोग समझ ही नहीं पा रहे? आज हम जेप्टो की कंप्लीट स्टोरी डिकोड करेंगे, लेकिन फैक्ट्स के साथ, हाइप के साथ नहीं। 2021 पूरा इंडिया कोविड से रिकवर कर रहा था, लोग ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर करने की आदत डाल चुके थे। लेकिन एक प्रॉब्लम सबके साथ कॉमन थी। अगर आपको सिर्फ एक पैकेट मिल्क चाहिए, या टूथपेस्ट खत्म हो गया, या चाय बनाते वक्त पता चला कि शुगर ही नहीं है, तो या तो खुद बाहर जाओ, या फिर ग्रोसरी ऐप से ऑर्डर करो और वेट करो, कभी 2 घंटे, कभी अगले दिन तक। और इसी छोटी सी फ्रस्ट्रेशन को दो 19 साल के लड़कों ने बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना दिया। उनका नाम था आदित्य पलिंचा और काविल्य वोहरा। दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। कोविड के टाइम दोनों इंडिया वापस आए। उन्होंने भी वही प्रॉब्लम फेस की, ग्रोसरी के लिए अननेसेसरी वेट। तब उन्होंने सोचा, लोग पिज्जा के लिए 30 मिनट वेट कर लेते हैं, लेकिन ग्रोसरी तो डेली लाइफ की नेसेसिटी है, ये 10 मिनट में क्यों नहीं आ सकती? और इसी एक क्वेश्चन से शुरू हुई जेप्टो की स्टोरी। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, जेप्टो उनका पहला स्टार्टअप नहीं था। इससे पहले भी दोनों एक्सपेरिमेंट्स कर चुके थे। एक प्रोजेक्ट बनाया, फिर किराना कार्ट नाम से ग्रोसरी डिलीवरी ट्राई की। इनिशियली मॉडल सिंपल था, नियर बाय किराना स्टोर से ऑर्डर उठाओ, कस्टमर तक पहुंचा दो। आइडिया अच्छा था, लेकिन एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ गई। कभी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक, कभी रॉन्ग आइटम, कभी डिलीवरी लेट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कंट्रोल उनके पास था ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट किसी और की शॉप में था। अगर किराना वाले ने बोला ये आइटम खत्म है, तो कस्टमर्स गुस्सा जेप्टो पे होता था। तब फाउंडर्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन हुआ, प्रॉब्लम डिलीवरी बॉयज नहीं थे, प्रॉब्लम स्टोर था। और यहीं से पूरा गेम चेंज हो गया। अब यहाँ एक टर्म आती है, डार्क स्टोर। नाम सुन के बहुत अजीब सा वर्ड लगता है, लेकिन कंसेप्ट बहुत सिंपल है। सोचो, आपके एरिया में एक मिनी सुपरमार्केट बना दिया गया, लेकिन उस सुपरमार्केट में कस्टमर्स अलाउड ही नहीं है। ना बिलिंग काउंटर, ना शॉपिंग ट्रॉली, ना क्यू, सिर्फ शेल्व्स, सिर्फ प्रोडक्ट्स और सिर्फ स्टाफ। ये पब्लिक के लिए शॉप नहीं है, ये सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए वेयर हाउस है। अब इसका फायदा समझिए। नॉर्मल सुपरमार्केट्स में बिलिंग करनी पड़ती है, क्वेश्चन आंसर करने पड़ते हैं। डार्क स्टोर्स में सिर्फ एक काम है, ऑर्डर उठाओ, करो, डिलीवरी पार्टनर को दो, बस। इसी वजह से जेप्टो का एवरेज पैकिंग टाइम 1 मिनट के आसपास आ गया। और जितना कम पैकिंग टाइम, उतनी फास्ट डिलीवरी। लेकिन सिर्फ डार्क स्टोर्स बना देने से 10 मिनट डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती। असली मैजिक अब स्टार्ट होता है। मान लो आप दिल्ली के रोहिणी में रहते हो और आपने मैगी ऑर्डर की। क्वेश्चन ये है, आपको कैसे पता चलता है कि मैगी किस वेयर हाउस में रखी है, कौन से डिलीवरी पार्टनर फ्री है, कौन सा रूट ट्रैफिक से फ्री है, और किस वेयरहाउस से भेजने पर ऑर्डर सबसे जल्दी पहुंच सकता है? ये सब मैन्युअली पॉसिबल ही नहीं है। यही एआई और डेटा का रोल शुरू होता है। जेप्टो हर एरिया का डेटा कलेक्ट करता है, किस लोकेलिटी में लोग ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं, कहाँ बेबी प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकते हैं, वीकेंड पे क्या डिमांड होती है, रेजी सीजन्स में क्या बिकता है, फेस्टिवल के टाइम क्या इंक्रीज होता है। उस डेटा के बेसिस पे डार्क स्टोर्स का इन्वेंटरी चेंज होता रहता है। सिंपल लैंग्वेज में, हर वेयर हाउस अपने एरिया के हिसाब से कस्टमाइज्ड होता है। इसी वजह से डिलीवरी बॉय को पूरा सुपरमार्केट सर्च नहीं करना पड़ता। जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है, वो एंट्रेंस के पास ही रखा होता है। छोटी छोटी ऑप्टिमाइजेशन ही जेप्टो की रियल टेक्नोलॉजी है। और फिर वही हुआ जो हर सक्सेसफुल स्टार्टअप के साथ होता है, ग्रोथ। बहुत फास्ट ग्रोथ। यूजर्स बढ़ने लगे, सिटीज बढ़ने लगी, डार्क स्टोर्स बढ़ने लगे, और इन्वेस्टर्स लाइन में लग गए।
एक स्टार्टअप जिसकी एज सिर्फ कुछ महीने थी, वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेस कर रहा था। सबको लग रहा था ये इंडिया का फ्यूचर है, क्विक कॉमर्स ही नेक्स्ट बिग थिंग है। और ऑनेस्टली उस टाइम ये अजम्पशन गलत भी नहीं लग रही थी, क्योंकि कस्टमर्स को कन्वीनियंस मिल रही थी। 10 मिनट्स में ग्रोसरी, ट्रैफिक में जाने की जरूरत नहीं, वीकेंड शॉपिंग की टेंशन नहीं, और इसी कन्वीनियंस ने पूरी इंडस्ट्री को चेंज कर दिया। ब्लिंकिट एग्रेसिव हो गया, इंस्टामार्ट और भी फास्ट एक्सपैंड करने लगा, बिग बास्केट ने भी अपना क्विक डिलीवरी मॉडल लॉन्च कर दिया। एक तरह से देखा जाए तो जेप्टो ने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, उसने पूरी इंडस्ट्री की रेस और भी तेज कर दी। लेकिन यही एक सवाल खड़ा होता है, अगर बिजनेस इतना अमेजिंग था, कस्टमर्स खुश थे, इन्वेस्टर्स खुश थे, और कंपनी रॉकेट की स्पीड से ग्रो कर रही थी, तो आज भी जेप्टो हर साल इतना बड़ा लॉस क्यों करता है? और यहीं से शुरू होती है असली स्टोरी। क्योंकि जेप्टो का सबसे बड़ा चैलेंज डिलीवरी नहीं था, उसका सबसे बड़ा चैलेंज था हर ऑर्डर से पैसा कमाना। और जब मैंने जेप्टो की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और बिजनेस मॉडल को डिटेल में देखा, तब मुझे एक चीज समझ आई, ये कंपनी ग्रोसली डिलीवर नहीं कर रही, ये एक्चुअली स्पीड खरीद रही है, और उस स्पीड की प्राइस कौन पे कर रहा है? ये जानकर शायद आप सरप्राइज हो जाओगे। पार्ट 2 में हम डिकोड करेंगे जेप्टो का रियल बिजनेस मॉडल, यूनिट इकोनॉमिक्स, और वो रीजन जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद भी कंपनी पर भरोसा कर रहे हैं। अब तक स्टोरी सुन के एक चीज तो क्लियर है, जेप्टो ने डिलीवरी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, कस्टमर्स खुश, इन्वेस्टर्स एक्साइटेड, ग्रोथ रॉकेट की स्पीड से। लेकिन बिजनेस सिर्फ कस्टमर से नहीं चलता, बिजनेस चलता है प्रॉफिट से। और यहीं से जेप्टो की स्टोरी थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है, क्योंकि अगर आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे जाओ और 500 की शॉपिंग करो, तो शॉपकीपर प्रॉफिट कमाता है। लेकिन अगर वही 500 का ऑर्डर जेप्टो से करो, तो चांसेस है कि जेप्टो उस ऑर्डर पे पैसे गवा रहा हो। क्वेश्चन ये है, कैसे? चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने जेप्टो से 500 का ग्रोसरी ऑर्डर किया। आप सोच रहे होंगे कंपनी ने 500 कमा लिए, लेकिन रियलिटी कुछ और है। उस 500 के अंदर ही कंपनी को पे करना पड़ता है प्रोडक्ट सप्लायर को, वेयर हाउस का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इन्वेंट्री, पैकेजिंग स्टाफ, डिलीवरी पार्टनर, ऐप मेंटेन करना, कस्टमर सपोर्ट, मार्केटिंग, डिस्काउंट्स, और कभी कभी फ्री डिलीवरी भी। अब सोचो, अगर कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी 100 का डिस्काउंट भी दे रही है, तो प्रॉफिट बचेगा ही कितना? इसी कंसेप्ट को बिजनेस लैंग्वेज में बोलते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स। सिंपल वर्ड्स में, एक ऑर्डर कंपनी के लिए प्रॉफिट ला रहा है या लॉस? और जेप्टो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। रिसर्च के अकॉर्डिंग कंपनी का रिवेन्यू हर साल बहुत एग्रेसिवली ग्रो हुआ, लेकिन साथ ही ऑपरेशनल कॉस्ट भी उतनी ही स्पीड से बढ़ती गई। यानी सेल्स बढ़ रही थी, ऑर्डर्स बढ़ रहे थे, कस्टमर्स बढ़ रहे थे, लेकिन प्रॉफिट्स उतनी स्पीड से नहीं आ रहे थे। अब नेचुरली एक क्वेश्चन आता है, अगर कंपनी लॉस में थी, तो इन्वेस्टर्स बार बार पैसा क्यों डाल रहे थे? क्या उन्हें नंबर्स दिख रहे थे? एक्चुअली इन्वेस्टर्स ग्रोसरी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, वो इन्वेस्ट कर रहे थे हैबिट में। मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सोचो, आपको एक बार 10 मिनट्स डिलीवरी की आदत लग गई। अब क्या आप दोबारा 2 घंटे वेट करना पसंद करोगे? प्रोबेबली नहीं। जैसे नेटफ्लिक्स देखने के बाद डीवीडी रेंट करना अजीब लगता है, वैसे ही क्विक कॉमर्स यूज करने के बाद ट्रेडिशनल ग्रोसरी शॉपिंग बोरिंग लगने लगती है। और इन्वेस्टर्स इसी हैबिट पे बेट कर रहे थे। उनका मानना था, जो कंपनी सबसे पहले कस्टमर्स की डेली हैबिट बन जाएगी, फ्यूचर में वही मार्केट डोमिनेट करेगी। इसीलिए इनिशियल लॉसेस को इग्नोर किया गया, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये थी, पहले मार्केट कैप्चर करो, प्रॉफिट बाद में आ जाएगा। ये स्ट्रेटेजी पहले भी अमेजोन और उबर जैसी कंपनीज यूज कर चुकी हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, हर कंपनी अमेजोन नहीं बनती, और इसी वजह से रिस्क भी बहुत बड़ा होता है। लेकिन यहाँ स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्विक कॉमर्स में कंपटीशन सिर्फ प्रोडक्ट्स का नहीं है, कंपटीशन है सेकंड्स का। अगर ब्लिंकिट 9 मिनट में डिलीवरी करे और जेप्टो 11 मिनट में, तो कस्टमर्स इजीली ऐप चेंज कर सकते हैं। और इसी वजह से कंपनीज कंटिन्यूसली रेस कर रही हैं। नए डार्क स्टोर्स, नए डिलीवरी पार्टनर्स, नए डिस्काउंट्स, नए कूपन्स, नए ऑफर्स। कस्टमर्स के लिए ये सब अमेजिंग लगता है, लेकिन कंपनी के लिए ये सब बहुत एक्सपेंसिव गेम है। और इसी रेस में कभी कभी कंपनीज कस्टमर एक्विजिशन पे इतना पैसा खर्च कर देती हैं कि प्रॉफिट और भी दूर चला जाता है। रिसर्च रिपोर्ट्स में भी मार्केटिंग और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को जेप्टो ने मेजर एक्सपेंस में काउंट किया गया है। यानी
जितने नए कस्टमर्स आ रहे थे, उतना ही पैसा उन्हें लाने में भी लग रहा था। अब एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करते हैं। अगर आप ब्लिंकिट ओपन करो, इंस्टामार्ट ओपन करो और जेप्टो ओपन करो, तीनों ऑलमोस्ट सेम काम करते हैं। ग्रोसरीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेली एसेंशियल्स। तो फिर डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस है एग्जीक्यूशन। ब्लिंकिट को जोमेटो से सपोर्ट मिला, इसका मतलब एक्सिस्टिंग डिलीवरी नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग फंडिंग और एक मैच्योर इकोसिस्टम। स्विगी इंस्टामार्ट के पास भी स्विगी का एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस था, मिलियंस ऑफ यूजर्स ऑलरेडी ऐप यूज कर रहे थे। लेकिन जेप्टो, उसने ऑलमोस्ट जीरो से शुरू किया। ना फूड डिलीवरी बिजनेस, ना राइड बिजनेस, ना कोई एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम, सिर्फ एक आइडिया, 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी। और इसी वजह से उसको हर कस्टमर के लिए अलग फाइट करनी पड़ी, हर सिटी में, हर लोकेलिटी में, हर ऑर्डर पे। इसी वजह से बहुत लोग कहते हैं, अगर सिर्फ एग्जीक्यूशन देखी जाए, तो जेप्टो ने इंडस्ट्री में सबसे डिफिकल्ट जर्नी चूज की। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, बिजनेस में ग्रोथ देखकर हम जनरली अज्यूम करते हैं बिगर मींस बेटर, लेकिन क्विक कॉमर्स में ये हमेशा ट्रू नहीं होता। सोचो, अगर कंपनी 100 नए डार्क स्टोर्स खोलती है, तो कस्टमर्स तो बढ़ेंगे, लेकिन रेंट भी बढ़ेगा, स्टाफ भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ेगी, इन्वेंट्री भी बढ़ेगी, डिलीवरी कॉस्ट भी बढ़ेगी। यानी ग्रोथ के साथ एक्सपेंसेस भी पैरेलल ग्रो करते हैं। इसी वजह से क्विक कॉमर्स को प्रॉफिटेबल बनना इतना डिफिकल्ट है। और यही रीजन है कि दुनिया भर में बहुत सारी क्विक डिलीवरी कंपनी सरवाइव ही नहीं कर पाई। मार्केट बनाना इजी था, उस मार्केट से सस्टेनेबल प्रॉफिट कमाना एक्चुअल चैलेंज है। अब तक हमने समझा कि जेप्टो का बिजनेस एक्चुअली कैसे काम करता है, कंपनी लॉस में क्यों रहती है, इन्वेस्टर्स फिर भी पैसा क्यों डालते हैं, और कंपटीशन इतना ब्रूटल क्यों है। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन बाकी है। आज 2026 में जब जेप्टो आईपीओ लाने की तैयारी कर रहा है, क्या कंपनी फाइनली प्रॉफिट के करीब पहुंच रही है, या सिर्फ वैल्यूएशन बढ़ रही है? और क्या सोशल मीडिया पे जो कंट्रोवर्सीज दिखती हैं, प्राइसिंग, एक्स्ट्रा फीस, कस्टमर कंप्लेंट्स, ये सिर्फ छोटी प्रॉब्लम है, या किसी बड़े इशू का सिग्नल? क्योंकि जब मैंने लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, आईपीओ प्लान्स और रीसेंट डेवलपमेंट्स देखे, तो मुझे एक पैटर्न दिखा जो शायद जेप्टो का फ्यूचर डिसाइड करेगा। और वही हम डिकोड करेंगे पार्ट 3 में। अब तक हमने देखा जेप्टो ने मार्केट कैसे क्रिएट की, क्विक कॉमर्स कैसे एक्सप्लोर हुआ, और कंपनी हर ऑर्डर पे इतना प्रेशर क्यों फेस करती है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2026 में जेप्टो एग्जैक्टली किस पोजीशन में खड़ी है? क्योंकि अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम या लिंक्डइन देखोगे, तो लगेगा बस भाई जेप्टो जीत गई। हर जगह एक्सपेंशन, नए डार्क स्टोर्स, नए प्रोडक्ट्स, जेप्टो कैफे, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और अब आईपीओ। लेकिन बिजनेस की रियल स्टोरी इंस्टाग्राम पे नहीं होती, वो बैलेंस शीट में होती है। और जब मैंने लेटेस्ट नंबर्स देखे, मुझे एक चीज समझ आई, जेप्टो की स्टोरी ना सक्सेस स्टोरी है, ना फेलियर स्टोरी, ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। लेटेस्ट फाइनेंशियल फीलिंग्स के अकॉर्डिंग, कंपनी का रिवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में डबल से भी ज्यादा ग्रो हुआ। सुनने में अमेजिंग लगता है, लेकिन उसके साथ कंपनी का लॉस भी काफी बढ़ रहा है। यानी कंपनी पहले से बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बेच रही है, लेकिन उस ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा भी कर रही है। अब नॉर्मली हम लोग सोचते हैं रिवेन्यू बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, लेकिन स्टार्टअप्स में ये इक्वेशन इतनी सिंपल नहीं होती, स्पेशली क्विक कॉमर्स में। क्योंकि हर नए कस्टमर्स के साथ डिलीवरी नेटवर्क भी एक्सपैंड करना पड़ता है, नए वेयर हाउसेस, नए राइडर्स, नई इन्वेंट्री, नई टेक्नोलॉजी, सब कुछ। और ये सब फ्री नहीं आता। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, बहुत लोग सोचते हैं आईपीओ का मतलब कंपनी सक्सेसफुल हो गई। एक्चुअली जरूरी नहीं। आईपीओ का मतलब सिर्फ इतना है, अब कंपनी पब्लिक इन्वेस्टर से भी पैसा रेज करेगी। अब सिर्फ वेंचर कैपिटल फर्म्स ही नहीं, आप और मैं भी इनडायरेक्टली उस बिजनेस का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी बनने के बाद प्रेशर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। अब हर क्वार्टर नंबर्स दिखाने पड़ते हैं, हर डिसीजन पे इन्वेस्टर्स क्वेश्चन करते हैं। ग्रोथ स्लो हुई, स्टॉक गिर सकता है, लॉस बढ़ा, मार्केट रिएक्ट करेगा। और इसी वजह से जेप्टो के लिए आईपीओ सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक्चुअली सबसे डिफिकल्ट फेज की बिगिनिंग है। मेरे अकॉर्डिंग जेप्टो का सबसे बड़ा रिस्क ब्लिंकिट नहीं है, स्विगी और अमेजोन भी नहीं, सबसे बड़ा रिस्क है कस्टमर एक्सपेक्टेशन। मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आज अगर जेप्टो 10 मिनट में डिलीवरी करता है, कल कस्टमर 15 मिनट एक्सेप्ट करेगा? शायद नहीं। आज अगर फ्री डिलीवरी मिल रही है, कल 40 रुपीज डिलीवरी फी दोगे? शायद नहीं। आज अगर डिस्काउंट मिल रहा है, कल एमआरपी पे ऑर्डर करोगे?
हो सकता है बहुत लोग ना करें और इसी वजह से कंपनी एक डेंजरस साइकिल में फंस सकती है। कस्टमर को स्पीड भी चाहिए, डिस्काउंट भी चाहिए और कंपनी को प्रॉफिट भी चाहिए। तीनों एक साथ अचीव करना सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। अब तक मैंने मोस्टली चैलेंज की बात की, लेकिन फेयर रहना भी जरूरी है। जेप्टो के पास बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेज भी है। सबसे पहला, ब्रांड। सिर्फ 4-5 साल में जेप्टो नाम ऑलमोस्ट हर मेट्रो सिटी में नॉन ब्रांड बन चुका है। दूसरा, टेक्नोलॉजी। कंपनी कंटिन्यूअसली अपना इन्वेंटरी प्रोडक्शन इंप्रूव कर रही है। जिस एरिया में जो प्रोडक्ट बिकता है उस हिसाब से स्टॉक मेंटेन किया जाता है। इससे वेस्टेज कम होता है और डिलीवरी फास्ट होती है। तीसरा, डार्क स्टोर नेटवर्क। जितना ज्यादा एफिशिएंटली डार्क स्टोर्स ऑपरेट होंगे उतना ही हर ऑर्डर का कॉस्ट धीरे धीरे रिड्यूस हो सकता है। और अगर कंपनी ये अचीव कर लेती है तो फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। इसीलिए इन्वेस्टर्स अभी भी होप नहीं छोड़ रहे। वो सिर्फ आज का लॉस नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं 5 साल बाद ये नेटवर्क कितना वैल्यूएबल हो सकता है। लेकिन हर स्टोरी का दूसरा साइड भी होता है। पिछले कुछ टाइम से सोशल मीडिया पे जेप्टो को लेकर काफी कंप्लेंट्स देखने को मिली। किसी ने हिडन चार्जेस की बात की, किसी ने प्राइसिंग डिफरेंस, किसी ने मेंबरशिप बेनिफिट्स, किसी ने कस्टमर सपोर्ट। हर कंप्लेंट सही हो ये जरूरी नहीं, हर वायरल पोस्ट भी सच हो ये भी जरूरी नहीं, लेकिन जब कंप्लेंट्स रिपीट होने लगती है तब कंपनी को उन्हें सीरियसली लेना पड़ता है। क्योंकि क्विक कॉमर्स में ट्रस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी स्पीड। अगर कस्टमर्स को लग रहा है कि ये ऐप मुझे कंफ्यूज कर रही है तो ऐप अनइंस्टॉल करने में सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं और कंपटीटर्स ऑलरेडी एक क्लिक दूर बैठे हैं। और अब आता है वो क्वेश्चन जिसका आंसर ऑनेस्टली आज किसी के पास नहीं है। क्या क्विक कॉमर्स एक्चुअली लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है या फिर ये हमेशा फंडिंग पे डिपेंडेंट रहेगा? सच ये है, इसका आंसर अभी मार्केट भी ढूंढ रहा है। अगर जेप्टो, ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट अगले कुछ सालों में सस्टेनेबली प्रॉफिट कमा लेते हैं तो क्विक कॉमर्स इंडियन रिटेल का फ्यूचर बन सकता है। लेकिन अगर लॉसेस कंटिन्यूसली बढ़ते रहे तो कंपनीज को प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे, डिस्काउंट कम करने पड़ेंगे और तब पता चलेगा कस्टमर एक्चुअली कन्वीनियंस के लिए आया था या फिर डिस्काउंट्स के लिए। मुझे पर्सनली लगता है लोग जेप्टो को दो एक्सट्रीम एंगल से देखते हैं। एक ग्रुप बोलता है ये नेक्स्ट अमेजोन है, दूसरा बोलता है कि नेक्स्ट बाइजूस है। मेरे अकॉर्डिंग दोनों कंक्लूजन्स अभी जल्दी हैं। मुझे जेप्टो एक कंपनी से ज्यादा एक एक्सपेरिमेंट लगती है। एक एक्सपेरिमेंट जो ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि क्या इंडियंस कन्वीनियंस के लिए परमानेंटली एक्स्ट्रा पे करेंगे। अगर आंसर हाँ हुआ तो जेप्टो जैसी कंपनीज बहुत पावरफुल बन सकती हैं। और अगर आंसर ना हुआ तो पूरा क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री अपना बिजनेस मॉडल रीथिंक करेगी। इसीलिए मुझे लगता है अगले 3 से 5 साल सिर्फ जेप्टो के लिए नहीं पूरी इंडस्ट्री के लिए डिसाइड करेगा। जब जेप्टो लॉन्च हुआ था लोग बोलते थे 10 मिनट्स में ग्रोसरी इम्पॉसिबल। आज वो नॉर्मल लगता है। कल शायद 10 मिनट भी स्लो लगे। टेक्नोलॉजी हमेशा एक्सपेक्टेशंस चेंज करती है। लेकिन बिजनेस सिर्फ एक्सपेक्टेशन से नहीं चलता। बिजनेस तब चलता है जब कस्टमर्स भी खुश हों और कंपनी भी पैसे कमा सके। और शायद यही जेप्टो की सबसे बड़ी टेस्ट है। तो अब मैं आपसे जेन्युइन क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर कल से जेप्टो सारे डिस्काउंट्स हटा दे और फाइनली डिलीवरी 10-15 मिनट कर दे, लेकिन फाइनली प्रॉफिट कमाना शुरू कर दे, क्या आप फिर भी जेप्टो यूज करोगे या आप सिर्फ उस ऐप के साथ हो जब तक ऑफर्स मिल रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताना क्योंकि शायद इसी क्वेश्चन का आंसर जेप्टो का फ्यूचर डिसाइड करेगा।